नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवॉर्ड होना चाहिए। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, उत्तर देने के साथ उसी क्षण, और डी ऑप्शन है उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात। यानी अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो कब देना चाहिए? उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद में उस रिवार्ड देना चाहिए। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद रिवार्ड या पुनर्बलन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि अनुक्रिया और पुनर्बलन के मध्य अंतर ज्यादा होगा तो प्रबलनकारी प्रभाव कम होगा। यह ध्यान रखिएगा, यदि अनुक्रिया और पुनर्बलन के मध्य अंतर ज्यादा होगा तो प्रबलनकारी प्रभाव कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी कक्षा में एक प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी जो करना चाहते हैं करने दें, विद्यार्थियों से कड़ाई से व्यवहार करें, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें, और बी और सी दोनों। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें। यानी जो प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ वर्क देते रहना चाहिए, जिससे कक्षा में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और बच्चों का इंटरेक्शन पढ़ाई के प्रति होगा। यानी कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को किसी क्रियाकलाप के माध्यम से व्यस्त रखें। इसके लिए वह लेख लिखने, समस्या हल करने, रचनात्मक क्रियाकलाप करने के लिए विद्यार्थियों को दे सकता है। यानी इससे बच्चे बिजी रहेंगे, जिससे कक्षा में अनुशासन बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विद्यार्थी द्वारा गणित के कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। तो यह उदाहरण है, यानी विद्यार्थी के द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई कोई भी अवधारणा का उपयोग अगर भूगोल की कक्षा में किया जाता है तो यह उदाहरण किसका है? सकारात्मक अंतरण का, नकारात्मक अंतरण का, सी ऑप्शन है शून्य अंतरण का, या इनमें से कोई नहीं। यानी विद्यार्थी के द्वारा जो गणित में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल में की कक्षा में किया जाता है तो वो कैसा उदाहरण होगा? सकारात्मक अंतरण का। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय अथवा परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या उपयोगी होता है तो उसे सकारात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। अतः विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है तो वह सकारात्मक अंतरण का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है। तो इसका प्रमुख संभाव्य कारण क्या हो सकता है? बालिकाएं प्रायः गणित में कमजोर होती हैं, मोनिका के माता पिता अशिक्षित हैं, गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है, या गणित कठिन विषय है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, नेगेटिव पॉइंट सबसे पहले हटाएंगे। तो बालिकाएं प्रायः गणित में कमजोर होती हैं, तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, गर्ल्स भी पढ़ने में तेज होती हैं। मोनिका के माता पिता अशिक्षित हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है, तो विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, तो इसका कारण हो सकता है गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। जो टीचिंग मेथड है वो उस
प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है, या टीचिंग मेथड को चेंज करके पढ़ाना चाहिए अध्यापक को, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और गणित कठिन विषय है, ये भी कोई कारण नहीं है। तो यानी जो टीचिंग मेथड होना चाहिए अगर बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, यानी बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टीचिंग मेथड टीचर को चेंज करना चाहिए। इसकी डिटेल देख लेते हैं। विद्यार्थी जब किसी विषय में असफल होता है तो यह विद्यालय एवं शिक्षक की भी असफलता मानी जाती है। यानी जब विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट या किसी विषय में असफल हो जाता है तो उसमें विद्यालय एवं शिक्षक दोनों की असफलता मानी जाती है, क्योंकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना विद्यालय एवं शिक्षक का कर्तव्य होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए इतने डिटेल में। यानी जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना विद्यालय एवं शिक्षक का कर्तव्य होता है। अतः मोनिका यदि गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो इसका अर्थ है कि गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है, इसलिए गणित शिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। यानी एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी को सीखता है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण होगा? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, या अधिगम अंतरण का? तो ये किस चीज़ का उदाहरण होगा? प्रेक्षण अधिगम का। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है तो यह उदाहरण होगा प्रेक्षण अधिगम का। जब विद्यार्थी कोई कार्य अपने से बड़ों या समवयस्कों के व्यवहार को देखकर उसे अपने व्यवहार में प्रयोग करता है तो वह प्रेक्षण अधिगम या अनुकरण कहलाता है। यानी जब कोई विद्यार्थी अपने से बड़ों या समवयस्कों को देखकर उसके व्यवहार को अपनाता है या जीवन में प्रयोग करता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रेक्षण अधिगम या अनुकरण कहलाता है। अतः विद्यार्थी जब अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है तो यह प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, या कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ कर दें। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यानी विद्यार्थी जब पाठ में रुचि ना ले रहे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दृश्य सब सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। कक्षा से चला जाए, ये भी नेगेटिव होगा। कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे, ये भी नेगेटिव होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षण विधि को बदल देना चाहिए जिससे विद्यार्थी पाठ में रुचि लेना शुरू कर दें। यानी जो विद्यार्थी अगर पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई के मेथड को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है ये बताना है। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा होगा? पाठ पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, या जिज्ञासा? तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या होता है? जिज्ञासा होता है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी मन के अंदर तब तक के सीखा नहीं जा सकता है। अगर कोई विद्यार्थी बल्ब देखता है, उसको बल्ब के बारे में नॉलेज नहीं होता है तब तक जब तक के वह उसके बारे में जिज्ञासा नहीं करेगा। जब जिज्ञासा करेगा स्टूडेंट से कोई अपने टीचर के सामने कि ये बल्ब कैसे बना, तब टीचर उसको समझाया कि बल्ब कैसे बना, क्यों बनाया गया, किसने बनाया। तो ये प्रथम सोपान क्या होगा सीखने का? जिज्ञासा हो जाएगा। तो इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान होता है जिज्ञासा, यानी सीखने की प्रक्रिया का पहला सोपान क्या होता है? जिज्ञासा होता है। जब बालक में किसी विषय वस्तु से संबंधित जिज्ञासा या जानने की इच्छा होती है तो वह उस विषय वस्तु में रुचि लेते हैं और अधिगम प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से प्रभावी हो जाती है। इसीलिए कक्षा शिक्षण में अध्यापक प्रस्तावना कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। अगर पूछ लिया जाए विद्यार्थियों में अध्यापक जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किस माध्यम का यूज करता है,
तो राइट आंसर वहां पे हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कभी कभी, कभी नहीं। सी ऑप्शन दिया हुआ है नियमित, और डी दिया हुआ है जब छात्र कहें। तो शिक्षक को गृह कार्य कब जांच करना चाहिए, गृह कार्य के कभी कभी, ये तो नेगेटिव हो गया, कभी नहीं ये भी नेगेटिव हो गया, कभी नहीं करेंगे तो जो शिक्षक गृह कार्य देंगे बच्चे करेंगे ही नहीं। जब छात्र कहे तो छात्र के कहने से स्टूडेंट, अध्यापक अगर चेक करने लगेंगे तो छात्र क्या पढ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये नियमित, यानी नियमित रूप से अध्यापक को गृह कार्य को चेक करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ योजना निर्माण में इसको प्रमुख स्थान दिया जाता है, क्योंकि गृह कार्य के द्वारा छात्र स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित होता है। अतः शिक्षक को गृह कार्य की नियमित जांच करनी चाहिए, ताकि छात्रों के स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन की गुणवत्ता की माप की जा सके। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शुरू करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए। तो ये कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, छात्र को दंडित करना चाहिए, नेगेटिव। चुटकुले सुनाने चाहिए, ये भी नेगेटिव। आराम करना चाहिए, ये भी क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। यानी कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले टीचर को कक्षा के अंदर अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए पूर्व ज्ञान से बच्चों को जोड़ सकते हैं। जैसे किसी लेसन को पढ़ाने से पहले उसके पहले लेसन या उसी लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछकर अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, या तटस्थ। तो माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को माता पिता जितना ज़्यादा प्रेरित करेंगे, जितना पढ़ाई के प्रति उनको अग्रोन्मुखी भूमिका निभाएंगे, उतना ही बच्चों का माइंड पढ़ने में लगेगा। तो इससे बच्चे का माइंड पढ़ने में लगेगा और बच्चा पढ़ने में धीरे धीरे तेज हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। यहां पे ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक क्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है। यानी जो शैक्षिक संस्थान होते हैं वही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो शैक्षिक संस्थान के अलावा घर पर भी सीखने की प्रक्रिया हो सकती है, मार्केट में बाजार जाते वहां भी हो सकती है, यानी सीखना कहीं भी संभव है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। सीखना एक व्यापक क्रिया है, सही होगा। अगर यहाँ नहीं ना लगा होता, अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये हो जाता सीखना एक व्यापक क्रिया, सीखना एक लक्ष्योन्मुखी होता है, और अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया होती है। और सीखना संपूर्ण जीवन काल तक चलता है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह सार्वभौतिक होता है, ना कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सीखना समृद्ध हो सकता है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। बी ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें और कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए या दिया जाए।
तो इसका राइट आंसर सीखना समृद्ध हो सकता है। कब हो सकता है? जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सीखना तब अधिक प्रभावशाली होता है जब सीखी जाने वाली विषय वस्तु का संबंध बालक के वास्तविक जीवन से होता है। यानी जब सीखी जाने वाली विषय वस्तु का संबंध बालक के वास्तविक जीवन से होता है तब वह प्रक्रिया अधिक सुगम होती है। अतः वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में प्रयोग करने से, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं, ये सीखना को क्या करता है? समृद्ध हो सकता है, यानी सीखने को समृद्ध बनाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस। कुछ कथन देख लेते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का, यानी सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन अगर पूछा जाए किसका है तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। दूसरा है सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, तो यह कथन है पियाजे का, यानी सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना कथन है पियाजे का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर जैसे ही लग जाएगा सीखना में तो ये इस कथन हो जाएगा स्किनर का, यानी स्किनर महोदय का। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन दिया है वुडवर्थ ने। हम करके सीखते, ये कथन है सिम्पसन और डॉक्टर मिस का। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये कथन है गिलफोर्ड का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन दिया है क्रो एंड क्रो ने। ये अभी ऊपर हमने जो बताया था वही ये दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है संवेग व्यक्ति उत्तेजित दशा, ये कथन है वुडवर्थ का। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये कथन है स्टैक का। और नेक्स्ट है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन है कोल एंड ब्रूस का। इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। अब 30 क्वेश्चन पेडोलॉजी से रिलेटेड आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पर सीटेट, सुपर टेट, KVS PRT, DSSB PRT, फिजिकल एजुकेशन, TGT, PGT और डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। जिसने भी उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सारी वीडियोज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।